बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, स्टोरी टेलिंग की आज प्रैक्टिस करेंगे। कंटिन्यूअसली 10-15 सेंटेंसेस जब बोलने पड़ते हैं हमको, सिचुएशन जब हमको बतानी पड़ती है, तब हम एक दो सेंटेंस बोलने के बाद अटक जाते हैं, सेंटेंसेस फिर माइंड में नहीं आते या ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं। तो उस चीज से ओवरकम करेंगे। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इस सेशन में जो भी सेंटेंसेस हम यहाँ पर बोलेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। और हर सेंटेंस के हम ऑल्टरनेट देखते हुए चलेंगे कि इसी बात को कहने के लिए सेंटेंस को और कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, और हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, एक बात को हमको कहना है किसी व्यक्ति से, आपको क्या लगता है, क्या एआई इंग्लिश टीचर्स की जॉब ले सकता है? सबसे पहले तो हमको शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, फीलिंग को समझ जाइए हम कह के आ रहे हैं। इसमें हम दो बातें कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये एक क्वेश्चन हुआ कुल मिलाकर के, क्या एआई इंग्लिश टीचर्स की जॉब ले सकता है? अब देखिए, इसको पहले तरीके से फॉर्म करके देखिए। सिचुएशन को तोड़ना पड़ेगा आपको। पहले आप इतना पोर्शन बोल दीजिए, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाट द पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक, और अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर दीजिए, कैन एआई टेक ओवर इंग्लिश टीचिंग जॉब्स? व्हाट यू थिंक, कैन एआई टेक ओवर इंग्लिश टीचिंग जॉब्स? टेक ओवर का मतलब ही होता है किसी चीज पे कब्जा कर लेना या फिर किसी चीज को किसी से लेकर के संभाल लेना, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, कैन एआई टेक ओवर इंग्लिश टीचिंग जॉब्स? क्या इंग्लिश पढ़ाने की जॉब्स को एआई टेक ओवर कर सकता है? अब देखिए, इसी चीज को आपने दो सेंटेंसेस में बोला, लेकिन अब इसी चीज को एक सेंटेंस में बोलने के लिए फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। आप कह दीजिए डू यू थिंक, वहां पर हमने कहा व्हाट डू यू थिंक, एक सेंटेंस फिर अगला सेंटेंस बोल दिया। यहां एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं, डू यू थिंक एआई कैन टेक ओवर जॉब्स ऑफ इंग्लिश टीचर्स? डू यू थिंक एआई कैन टेक ओवर द जॉब्स ऑफ इंग्लिश टीचर्स, राइट? या फिर डू यू थिंक एआई कैन टेक द जॉब्स ऑफ इंग्लिश टीचर्स, या इंग्लिश टीचर्स की जॉब ले सकता है, राइट? तो अगले सेंटेंस में हमने क्या देखा है कि डू यू थिंक से जब हमने स्टार्ट किया तो इसमें हमने इसको कैन एआई नहीं कहा है, एआई कैन, क्योंकि स्टेटमेंट हो गया। एक सेंटेंस में जब फॉर्म करेंगे, सो डू यू थिंक एआई कैन टेक द जॉब्स ऑफ इंग्लिश टीचर्स, राइट? अब इसके बेसिस पे एक सेंटेंस बोल के देखिए और क्लियर हो जाएगा। अगर हमको ये कहना पड़े, आपको क्या लगता है रमेश कब आएगा, आपको क्या लगता है रमेश कब पहुंचेगा, कब आएगा, राइट? कम वर्ड यूज करेंगे हम यहां पर। तो व्हाट डू यू थिंक व्हेन विल रमेश कम? एक नॉर्मल तरीके से आपने दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल दिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हेन विल रमेश कम? दो सेंटेंसेस बोल दिए, लेकिन इसी बात को एक सेंटेंस में बोलने के लिए आप कह सकते हैं व्हेन डू यू थिंक रमेश विल कम, व्हाट डू यू थिंक व्हेन विल रमेश कम, या फिर व्हेन डू यू थिंक रमेश विल कम? आपको क्या लगता है रमेश कब आएगा, व्हेन डू यू थिंक रमेश विल कम? अब इसी के बेसिस पे एक सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में बना करके लिखने की कोशिश करें कि आपको क्या लगता है एआई इमोशन समझना कब शुरू करेगा? आपको क्या लगता है एआई इमोशन समझना कब शुरू करेगा? दोनों तरीके से आप बना करके देखिए सेंटेंस को। टेक ए पॉज एंड डोंट बी लेजी एट राइटिंग। आप लिखने की कोशिश करिएगा जिससे सेंटेंस स्ट्रक्चर याद होगा। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं। अगर आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कहाँ गलती हुई है। सो प्लीज पार्टिसिपेट बाय वाचिंग द वीडियो, राइट? क्या आपने कभी किसी ट्रांसलेशन टूल से इंग्लिश सीखने की कोशिश करी है? अब हमको किसी से पूछना है, क्या आपने कभी किसी ट्रांसलेशन टूल को यूज करके इंग्लिश सीखने की कोशिश करी है? ट्रांसलेशन टूल समझ रहे हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट वगैरह, गूगल का जो फीचर है। तो क्या आपने कभी किसी ट्रांसलेशन टूल से इंग्लिश सीखने की कोशिश करी है? देखिए कितने तरीके से कहेंगे, छोटा छोटा डिफरेंस आएगा। सी, हैव यू एवर ट्राइड, क्या आपने कभी कोशिश करी है? हैव यू है क्योंकि क्वेश्चन कहा है हमने। हैव यू एवर का मतलब है कभी। हैव यू एवर ट्राइड लर्निंग इंग्लिश थ्रू अ ट्रांसलेशन टूल? हैव यू एवर ट्राइड लर्निंग इंग्लिश थ्रू अ ट्रांसलेशन टूल? जब हमने यहां पर कहा लर्निंग इंग्लिश तो हमने कंटिन्यूटी बताई है। हैव यू एवर ट्राइड लर्निंग इंग्लिश थ्रू अ ट्रांसलेशन टूल, तो यानी कि आपने सीखने की कोशिश करी, यानी आपने सीखना ट्राई किया है। अगर इसको हम इस तरीके से कहें, हैव यू एवर ट्राइड टू लर्न इंग्लिश थ्रू अ ट्रांसलेशन टूल, हैव यू एवर ट्राइड टू लर्न इंग्लिश, तो हमने इनिशिएटिव लेने की बात करी, यानी कि एक्शन की बात करी। आपने कभी ओपन करके देखा है, हैव यू ट्राइड टू लर्न इंग्लिश थ्रू ए ट्रांसलेशन टूल? लेकिन जब हमने टू हटा के आईएनजी लगाया लर्निंग के साथ, सो हैव यू एवर ट्राइड लर्निंग इंग्लिश थ्रू अ ट्रांसलेशन टूल, यानी कंटिन्यूटी की बात करी कि आपने 10-5 मिनट बिताए हैं लर्निंग टूल पर, उसको यूज करने की कोशिश करिए, यूज किया है उसको। आई होप लर्निंग क्यों कहा जा रहा है, यानी कि हम कंटिन्यूटी जताते हुए इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि आपने 10-5 मिनट बिताए हैं उस टूल पर, right? Have you ever tried learning English through a translation tool?
राइट। अब देखिए ये प्रीपोजिशंस की बात आती है, थ्रू कहूं, फ्रॉम कहूं, बाय कहूं, कितने तरीके से कहा जा सकता है, समझने की कोशिश करिएगा। थ्रू का मतलब हो गया कुल मिलाकर के इन्वॉल्व होना किसी चीज में। लेट्स गो थ्रू द मार्केट यानी चलो बाजार में इन्वॉल्व होकर के चलते हैं। लेट्स गो बाय द मार्केट यानी सहारे से निकल जाते हैं, साइड से टच करके। तो एक सेंटेंस से समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, पूरा सेशन देखिए, जितना पॉसिबल होगा इन सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज 250 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। इफ यू वांट टू अचीव फ्लुएंसी, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बोल बोल के। सुनते रहेंगे, ग्रामर के रूल सीखते रहेंगे तो आप समझने में अच्छे हो सकते हैं, बट इफ यू वांट टू स्पीक देन यू विल हैव टू स्पीक, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो ग्रुप में क्या होता है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे एक प्रैक्टिस ग्रुप में। पूरा दिन ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, रैंडम टॉपिक्स पे लोग अपने अपने सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, तो हमको पता चलता है एक सिचुएशन में सेंटेंस को कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। एक बात को पहुंचाने के लिए कितनी बातें कही जा सकती है इंग्लिश में। कोई बेसिक ट्रांसलेशन करके सेंटेंस लिखता है, कोई इडियोमेटिकली उसको फॉर्म कर देता है, कोई ईडियम यूज करता है, कोई फ्रेज यूज करता है, कोई स्लैंग यूज करता है, तो पता चलता है एक बात को पहुंचाने के लिए कितने ऑल्टरनेट है इंग्लिश में। राइट। और सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, तो आपको वहां एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप पूरा दिन चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितनी देर चाहे, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, जितना टाइम आपके पास है आप फोन पे बात करिए, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, सेंटेंसेस जल्दी जल्दी याद आने के लिए एक चैलेंज मिलेगा। जब आप बात करेंगे ग्रुप में, 3-4 लोग क्या करते हैं, गूगल मीट, जूम वगैरह स्टार्ट करते हैं अपना मीटिंग, ग्रुप में लिंक डाल देते हैं, तो जो लोग फ्री होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। तो जब आप ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, बोलना पड़ेगा आपको, तो सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी याद करने की आदत पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट। एटमॉस्फेयर आपको यहाँ मिल जाएगा, और शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। मान के चलिए किसी ने कोई सेंटेंस बोलने की कोशिश करी, एम्फेसाइज नहीं कर पा रहा है एक स्पेसिफिक वर्ड पे, तो इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा, वहां पर ये डिस्कशन चलता है। किसी ने कोई इंग्लिश का सेंटेंस सुना है, लेकर के कंफ्यूजन है कि इसका ग्रामर समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है ऐसे बोला जाना चाहिए, अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है सेंटेंस में। तो इस प्रकार के डिस्कशन में जब आप बैठेंगे ना, सीखने का ज्यादा कुछ नहीं है, 15-20 दिन में आपके डाउट्स एंड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और सेंटेंसेस को बोलने की आदत डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हैं। वन टाइम छोटा सा रजिस्ट्रेशन आपको देना होता है, उसके बाद आप हमारे ग्रुप में रहेंगे, अनलिमिटेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना शुरू ना कर दें। राइट। कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हैं हम। तो मोस्ट वेलकम है आपका, लाइव क्लासेस में आइएगा। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो हैव यू एवर ट्राइड टू लर्न इंग्लिश थ्रू अ ट्रांसलेशन टूल? इसको हमने डिस्कस किया अभी। लर्निंग और टू लर्न, थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा होगा। टू लर्न जब कह रहे हैं तो हम उस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, एक्शन कि आपने एप्लीकेशन खोला, और लर्निंग यानी आपने समय बिताया एप्लीकेशन पर। राइट। मान के चलिए इसी सेंटेंस को हम अगर दूसरे तरीके से बोलना चाहें, हैव यू एवर ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम अ ट्रांसलेशन टूल? थ्रू भी कहा जा सकता है, फ्रॉम भी कहा जा सकता है। थ्रू है उसको इस्तेमाल करते हुए, और फ्रॉम का मतलब हो गया कुल मिलाकर के जो इंफॉर्मेशन उस पे उपलब्ध है वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए। हैव यू एवर ट्राई टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम गूगल? फ्रॉम गूगल जब हमने कहा, यानी कि गूगल पे जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, क्या वो सारी इंफॉर्मेशन आपने सीखने की कोशिश करी है? हैव यू एवर ट्राई टू लर्न इंग्लिश थ्रू दिस एप्लीकेशन? यानी इस एप्लीकेशन को यूज करके आपने इंग्लिश सीखने की कोशिश करी है। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, ओरिजिनेट कहां से हुआ, जो इंफॉर्मेशन वहां है। जैसे कि मैं आपसे इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यू, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध है, आई एम गेटिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन। राइट। आई एम लर्निंग इंग्लिश थ्रू यू नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप किसी को यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, तो आई लर्न दिस थ्रू दैट वेबसाइट, या फिर फ्रॉम दैट वेबसाइट, इंटरचेंजेबली कह सकते हैं। राइट। तो ये एक सेंटेंस से शायद नहीं समझ में आए, लेकिन रिपीटेडली जब आप फ्रॉम थ्रू अलग अलग सेंटेंसेस में सुनेंगे, अलग अलग सिचुएशन में, तो समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में यूज होता है। सारा गेम है लिसनिंग का। यू नीड टू लिसन टू द इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन में सुनना पड़ेगा। सो हैव यू एवर ट्राइड टू लर्न इंग्लिश बाय ए ट्रांसलेशन टूल? बाय का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान के चलिए मैं आपको कहूं कि मुझे गूगल पे से पेमेंट कर दो, मुझे गूगल पे से पेमेंट कर दो, गूगल पे को यूज करके मुझे पेमेंट कर दो। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम, उसके द्वारा करेंगे, इन्वॉल्वमेंट होगा हमारा। सो पे मी द मनी थ्रू गूगल पे। लुक एट द
नेक्स्ट सेंटेंस, कल मैंने अपने मोबाइल पे एक ऐड देखा। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं, जैसे हमें कई बार अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ता है। कल मैंने अपने मोबाइल पे एक ऐड देखा। अब देखिए ट्रांसलेशन मत करिए, सिंपल इस बात को, मैं स्क्रॉल कर रहा था, अचानक से ऐड मेरे सामने आया, तो उस बात को कितने तरीके से बता सकते हैं। नॉर्मल, आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट ऑन माई मोबाइल यस्टरडे, बिल्कुल सिंपल पास्ट है, देखा था तो आई सॉ, राइट। आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट ऑन माई मोबाइल यस्टरडे, मैंने एक मोबाइल पे ऐड देखा। देखिए फर्क समझिएगा, अगला सेंटेंस लिखता हूं, फर्क समझिएगा कि फीलिंग किस तरीके से बदल जाएगी। अगर मैं इस चीज को ऐसे कहूं, एन एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड ऑन माई मोबाइल यस्टरडे, हालांकि इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं। एन एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड ऑन माई मोबाइल यस्टरडे जब मैंने कहा, तो इसमें मैंने एक इंडिकेशन दे दिया कि मैं इंटेंशनली ढूंढ नहीं रहा था उसको, लेकिन अचानक से दिख गया। अपीयर का मतलब भी होता है दिखना। जैसे हम हिंदी में इसको कहने की कोशिश करें, अचानक मेरे मोबाइल पे एक ऐड दिख गया, तो आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट भी कहा जा सकता है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट इस फीलिंग को पहुंचा रहा है सेंटेंस, वो ये वाला पहुंचा रहा है, एन एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड ऑन माई मोबाइल यस्टरडे व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग, राइट। अब इसी चीज को एक और तरीके से बोल करके देखिए, आई केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट ऑन माई मोबाइल यस्टरडे। आई केम अक्रॉस जब मैंने कहा, यानी कि मैं थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूं, एक्साइटमेंट बता रहा हूं कि मुझे दिखा, मैंने पाया। तो ये सारे के सारे शब्दों का मतलब ये, अब हो क्या रहा है, सबका मतलब यह है कि एडवर्टीजमेंट देखा। इंटरचेंजेबली आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट फीलिंग पहुंचाने के लिए थोड़ा इन्वॉल्व हुआ, या अचानक से दिख गया और मैं इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ, या सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा, तो ये फीलिंग कैसे पहुंचेगी, जब आपको अक्रॉस, अपीयर और सॉ और एक चौथा भी है, इस प्रकार के वर्ड का एग्जैक्ट यूसेज पता होगा तो मजा आएगा, तो फीलिंग भरेगी सेंटेंस में, राइट। एन एडवर्टीजमेंट शोड अप ऑन माई मोबाइल यस्टरडे, एन एडवर्टीजमेंट शोड अप ऑन माई मोबाइल यस्टरडे, यानी कि प्रेजेंट था, वो मुझे कुल मिलाकर के दिख गया। इतना डीप डाइव एक सेंटेंस से मत करिएगा, क्योंकि ये इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। हालांकि ओवरऑल मीनिंग यही जा रहा है कि भैया आपके मोबाइल पे एक ऐड आया, राइट। लेकिन आप अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना इंटरेस्ट, अपना इग्नोरेंस, ये जताने के लिए इनमें से कोई एक वर्ड यूज करेंगे, मैसेज को बिल्कुल क्लियर पहुंचाने के लिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, उसमें जैसे कि आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट ऑन माय मोबाइल यस्टरडे, एक एडवर्टीजमेंट देखा मैंने अपने मोबाइल पे, उसमें एक एआई जनरेटेड लड़की दिखी, वो कह रही थी मैं आपकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड हूँ। एक ऐड था वो, जो एआई जनरेटेड समझ रहे हैं, जो अपने आप मतलब रियल नहीं होता है, लेकिन वो जैसे आजकल वो एवेटार बना देते हैं ना, कि लड़का लड़की बन जाता है, फिर वो बोलता भी है। तो उसमें एक एआई जनरेटेड लड़की दिखी, वो कह रही थी मैं आपकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड हूँ। वर्चुअल का मतलब होता है जो कि रियल नहीं है लेकिन है। जैसे कि हमारे मोबाइल में एक मेमोरी होती है, जिसमें हमारा डेटा, वीडियो वगैरह सेव होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कहाँ पर है, राइट। तो दैट इज वर्चुअल मेमोरी, राइट। तो वर्चुअल मतलब वो चीज है जो एक्सपीरियंस तो हो रही है, बट फिजिकली हम उसको टच नहीं कर सकते। तो वो, उसने कहा मैं आपकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड हूं, यानी मैं आपकी गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव तो कर सकती हूँ, यू कैन एक्सपीरियंस बट यू कैन नॉट टच मी। तो उसमें एक एआई जनरेटेड लड़की दिखी, वो कह रही थी मैं आपकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड हूं। अब इसमें देखी, इन एडवर्टीजमेंट there was an AI generated girl, there was an AI generated girl, वहां पर एक AI generated girl थी, in the advertisement saying I'm your virtual girlfriend, there was an AI generated girl in the advertisement saying I'm your virtual girlfriend, कह रही थी मैं आपकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड हूं। देखिए इन शब्दों को देखेगा ऊपर वालों को, उसमें एक एआई जनरेटेड लड़की दिखी, वो कह रही थी मैं आपकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड हूं। सारे शब्दों को इस लहजे में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। देयर वाज एन एआई जनरेटेड गर्ल इन द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में सेइंग, कुछ भी आगे नहीं जोड़ना है, कह रही थी सेइंग आई एम योर वर्चुअल गर्लफ्रेंड। लेकिन अब इसी को हम दूसरे शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं। मैंने उसके शब्द सारे के सारे यहां पर कह दिए। देयर वाज एन एआई जनरेटेड गर्ल इन द एडवर्टीजमेंट सेइंग आई एम योर वर्चुअल गर्लफ्रेंड, उसके शब्द मैंने दोहरा दिए। इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच वगैरह। अब मान के चलिए कि मैं अपने शब्दों में इस बात को कहने की कोशिश करूं, अपने शब्दों में बताऊं, सो देयर वाज एन एआई जनरेटेड गर्ल इन द एडवर्टीजमेंट सेइंग दैट शी वॉज माई वर्चुअल गर्लफ्रेंड। अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो सेइंग के बाद मैं अगर दैट लगा दूंगा, तो दैट लगा करके मैं अपने शब्दों में आगे का इंसिडेंट बताऊंगा। शी वॉज सेइंग दैट शी वॉज माई वर्चुअल गर्लफ्रेंड। लेकिन अगर यहां से दैट हटा दूंगा तो शी वॉज सेइंग आई एम योर वर्चुअल गर्लफ्रेंड। आई होप समझ में आया होगा कि किसी के अगर शब्द रिपीट करेंगे, ही टोल्ड मी आई एम कमिंग विद यू, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। ही टोल्ड मी दैट
ही वॉज कमिंग विद मी, यानी उसने कहा वो मेरे साथ चल रहा है। तो दैट लगा के अपने शब्दों में बताइए और दैट हटा करके नॉर्मल आप अब उसी के शब्द दोहरा दीजिए। हालांकि इसको लिखते समय हमको इसको इस कॉमा के अंदर रखना पड़ता है अगर सामने वाले के शब्द दोहराते हैं तो, लेकिन बोलते समय सिर्फ एक पॉज ले लिया जाता है क्योंकि कॉमा बोले नहीं जाते। देयर वाज एन एआई जनरेटेड गर्ल इन द एडवर्टाइजमेंट सेइंग आई एम योर वर्चुअल गर्लफ्रेंड, वो कह रही थी मैं आपकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड हूं। अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, देयर वाज ए गर्ल एवेटार, एवेटार का मतलब ये वर्चुअल थी, वो एवेटार मतलब जो जनरेट किया गया रियल नहीं है। सो देयर वाज ए गर्ल एवेटार इन द एडवर्टाइजमेंट एंड शी वाज लाइक आई एम योर वर्चुअल गर्लफ्रेंड एंड शी वाज लाइक, जब हमने कहा शी वॉज लाइक यानी कि उस तरीके से ही उसने बिहेव किया कि एक बार तो मुझे लगा कि रियल कोई लड़की है, राइट इतना रियल लग रहा था उसको देख करके पिक्चर को। सो देयर वाज ए गर्ल एवेटार इन द एडवर्टाइजमेंट एंड शी वाज लाइक आई एम योर वर्चुअल गर्लफ्रेंड। शी वाज लाइक जब हम कहते हैं तो हम बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि व्हेनेवर आई कम होम माय वाइफ इज लाइक गिव मी द मनी, माय वाइफ इज लाइक गिव मी द मनी, यानी उसका बिहेवियर इंडिकेट किया। मैंने वो कहती लाओ पैसे दो, राइट। माय वाइफ सेज गिव मी द मनी, माय वाइफ सेज गिव मी द मनी, कहती है पैसे दो, लेकिन अगर उसके शब्दों की बात ना करके मैं बिहेवियर को इंडिकेट करने की कोशिश करूं, सो व्हेनेवर आई कम होम माय वाइफ इज लाइक गिव मी द मनी। आई होप समझ में आया होगा। तो शी इज लाइक, आई एम लाइक, जैसे मान के चलिए हम एक कंडीशन बताते हैं कि एक बंदा मेरे सामने झूठ बोल रहा था और मैं मनी मन सोच रहा था कि ये सब मुझे पता है, मुझे मत बता। तो अब हम इस बात को कैसे बताएंगे, ही वॉज लाइंग even though I knew he was lying, but I was like let him speak. I was like यानी मैं अपना बिहेवियर बताने की कोशिश कर रहा हूं, I was like let him speak, यानी मैंने सोचा इसे बोलने दो। तो I was like, he was like, she is like, कुल मिलाकर के उसके बिहेवियर की बात कर दी जाती है, right? Look at the next sentence. There was a girl avatar in the advertisement and she said I'm your girlfriend. She said I'm your girlfriend, तो कुल मिलाकर के समझ में आ ही गया होगा आपको। He said दैट के साथ कैसे बोलना है और दैट हटा के कैसे बोलना है, बस ये बताने का एक तरीका था। तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, कुल मिलाकर के बस यही दो रूल याद रखने और कुछ भी याद रखने का उसमें होता नहीं है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सच बता रहा हूँ, लड़की की वजह से नहीं, सिर्फ एक एप्लीकेशन को ट्राई करने के लिए मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। व्हेन आई सॉ ए गर्ल इन द एडवर्टाइजमेंट एंड शी वाज लाइक आई एम योर गर्लफ्रेंड, उसने कहा मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, वर्चुअल गर्लफ्रेंड हूँ। तो सच बता रहा हूँ, लड़की की वजह से नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन के फीचर ट्राई करने के लिए मैंने उसे डाउनलोड भी किया, जेन्युइनली मैंने डाउनलोड किया। तो सच बता रहा हूँ को इंडिकेट करने के लिए 100 बात कह सकते हैं आप। देखें कितनी बातें कह सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेलिंग यू द ट्रूथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेलिंग यू द ट्रूथ, या फिर बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट भी कह दिया जाता है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। सो बीइंग ऑनेस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द गर्ल, लड़की की वजह से नहीं, being honest not because of the girl, just to try the features of application I downloaded it। यानी कि being honest not because of the girl, just to try the features of the application I downloaded it, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब इस कंडीशन में हम कर क्या रहे हैं, इस कंडीशन में हमने सेंटेंस इसको तोड़ दिया। इसमें देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, आदत हमारी क्या पड़ी हुई है कि हम इस सेंटेंस को एक सेंटेंस समझते हैं और ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल का मतलब हुआ इम्पॉसिबल से भी ज्यादा इम्पॉसिबल। तो करना क्या है, सेंटेंस को समझिए, तोड़ के बोलने की कोशिश करिए। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक सेंटेंस हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ गर्ल, लड़की की वजह से नहीं, दो सेंटेंस हो गए। जस्ट टू ट्राई द फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन, तीसरा सेंटेंस हो गया नॉट बिकॉज ऑफ गर्ल, जस्ट टू ट्राई द फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन आई डाउनलोडेड इट, चौथा सेंटेंस हो गया। तो 4 सेंटेंसेस हैं। अब इन 4 सेंटेंसेस में से आप कोई भी चीज समझ के बताइए कौन सी ग्रामर आपको नहीं पता। अगर मैं कहूं आई डाउनलोडेड इट तो आपको समझ आ गया आई डाउनलोडेड इट इन द पास्ट, गेटिंग माय पॉइंट। तो सिचुएशन को तोड़ के बोलने की कोशिश करिए। अब देखिए अगले सेंटेंस को आप अपने शब्दों में बताने की कोशिश करिएगा, राइट। एक बात को 20 तरीके से कहा जा सकता है। सच बता रहा हूं, मैं 2 मिनट से ज्यादा उससे बात नहीं कर पाया। जैसे कि व्हेन आई डाउनलोडेड द एप्लीकेशन, जब मैंने डाउनलोड कर लिया वो वर्चुअल गर्लफ्रेंड, सच बता रहा हूं मैं 2 मिनट से ज्यादा उससे बात नहीं कर पाया। अब यहां पर आपको एम्फेसाइज करना है सच बता रहा हूं, तो आप कह सकते हैं बीइंग ऑनेस्ट, टेलिंग यू द ट्रूथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर से घुमा फिरा के वही चीजें रहती हैं कॉन्वर्सेशन के लिए। सो बीइंग ऑनेस्ट, आई कुडंट टॉक टू हर फॉर मोर देन 2 मिनट्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई कुडंट टॉक टू हर फॉर मोर देन 2 मिनट्स, यानी मैं नहीं कर सका उससे बात, कोई काम नहीं कर सका तो आई कुडंट, राइट। आई कुडंट टॉक टू हर फॉर मोर देन 2 मिनट्स, उससे 2 मिनट से ज्यादा मैं बात नहीं कर पाया। और उसके बाद में हमको बताना है मैं बोर हो गया। अगर आप बोर हो गए तो बताने के कितने तरीके हैं हमारे पास में बताने के, थोड़ा ग्रामर समझेंगे। सिंपल, आई गॉट बोर्ड, मैं बोर हो गया, आई बिकेम बोर्ड, मैं बोर हो गया, आई वाज बोर्ड।
तीनों तरीके से आपने ये बताने की कोशिश करी है, गॉट सेकंड फॉर्म है, बिकेम भी और ये भी, तो कुल मिलाकर के यू वर बोर्ड इन द पास्ट, पास्ट में आप बोर हो गए, सो आई कुडंट टॉक टू हर फॉर मोर देन 2 मिनट्स, आई गॉट बोर्ड। या फिर आई कुडंट टॉक टू हर फॉर मोर देन 2 मिनट्स, आई वाज बोर्ड, मैं बोर हो गया। राइट जब आप रिपीटेडली सुनते रहेंगे तो इनमें ये इनके ऑल्टरनेट्स आपको याद हो जाएंगे, तो सिचुएशन में जो भी याद आएगा वो बोल दिया करेंगे। नाउ क्योंकि उसकी बातों में कोई इमोशंस ही नहीं थे, इवन दो शी वॉज माई वर्चुअल गर्लफ्रेंड, लेकिन उसकी बातों में कोई इमोशन ही नहीं थे, बस वर्ड्स को वो समझ रही थी और अप्लाई कर रही थी लाइक अ ट्रांसलेशन टूल, क्योंकि उसकी बातों में कोई इमोशंस ही नहीं थे। सो बिकॉज देयर वर नो इमोशंस इन अ कॉन्वर्सेशन, देयर वर नो इमोशंस इन अ कॉन्वर्सेशन, कोई भी इमोशंस नहीं थे। देखिए जब हम कहते हैं नो इमोशंस, जब हम किसी सेंटेंस में नो का इस्तेमाल करते हैं, सी शी हैड नो इमोशंस इन अ कॉन्वर्सेशन भी कहा जा सकता है, शी हैड नो इमोशंस इन अ कॉन्वर्सेशन। देखिए नो का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, मान के चलिए मैं ये कहूं आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, नो का मतलब हुआ बिल्कुल नहीं। जब आप लिटरल नो की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं है, सो आई हैव नो मनी, या फिर आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव एनी मनी में आपने क्या करा है, पोजीशन पे ज्यादा एम्फेसाइज करा है, आई हैव नो मनी पे आपने पैसे पे एम्फेसाइज करा है, यानी पैसों का कुछ भी कोई पार्ट नहीं है मेरे पास। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम यानी बिल्कुल टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम आपने अपने आप पे एम्फेसाइज ज्यादा करा, टाइम पे थोड़ा सा कम कर दिया है, बहुत ही सब्टल सा डिफरेंस है। तो ये चीजें कंफ्यूज क्यों करती हैं हमको, क्योंकि हम कोई एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं जबकि उस कंडीशन में 20 बोले जा सकते हैं, 20 में से होता क्या है, 2-3 परफेक्ट होते हैं, बाकी के जो होते हैं काम चलाऊ होते हैं, और बाकी के होते हैं कि बस मैसेज पहुंच जाएगा। हम इस चक्कर में फंस के रह जाते हैं कि यार कौन सा वाला बोलना है। तो वो कंफ्यूजन दूर कैसे होंगे, जस्ट बाय स्पीकिंग। जब आप लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है। इंग्लिश में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत आसान है। नाउ मुझे लगता है जब तक एआई इमोशन को नहीं समझता तब तक टीचर्स की जॉब सेफ है, क्योंकि कोई भी मशीन से 5 मिनट 4 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकता। राइट तो मुझे लगता है जब तक एआई इमोशन नहीं समझता तब तक टीचर्स की जॉब सेफ है। सो आई थिंक टीचर्स जॉब इज सेफ, आई थिंक मुझे लगता है टीचर्स जॉब इज सेफ। राइट टीचर्स जॉब इज सेफ अंटिल एआई स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। दो सेंटेंसेस तोड़ तोड़ के आपने बोल दिए, अंटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो जाए, यहीं बैठे रहना जब तक मैं आ ना जाऊं, कीप सिटिंग हियर अंटिल आई कम, जब तक मैं आ ना जाऊं, अंटिल का मतलब है जब तक। सो आई थिंक टीचर्स जॉब इज सेफ अंटिल एआई स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, जब तक एआई इमोशंस को समझना शुरू करेगा तब तक टीचर्स की जॉब सेफ है ना। और एक और लास्ट सेंटेंस है, और जिस दिन एआई इमोशन समझ गया उस दिन न केवल टीचर्स बल्कि सारी मानवता खतरे में आ जाएगी। आपको ये सेंटेंस बोलना है, जिस दिन एआई इमोशन समझ गया उस दिन ना केवल टीचर्स बल्कि सारी मानवता खतरे में आ जाएगी। ये सेंटेंस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने की कोशिश करिएगा। हिंट मैं आपको दे देता हूं, एक सेंटेंस नहीं है, 2-3 सेंटेंसेस बोलिए, 5 बोलिए, 10 बोलिए। मैसेज पढ़ने के बाद सामने वाले को मैसेज समझ में आना चाहिए कि आप एआई का डर बताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन खतरे में आएगा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। राइट तो अपने शब्दों में लिखिएगा, हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, लाइक मिलेगा तो इसका मतलब समझ आएगा आपका सेंटेंस ठीक था, और गलत होगा तो सही कर देंगे। किसी का कॉपी मत करिएगा, अपने शब्दों में बताइएगा। इस सेशन के बारे में अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।